उठे रहेंगे, कोई कोई तो अभी 11:15 बजे उठा रहेगा, 15 मिनट पहले क्लास के, उठ के बैठा रहेगा बस। संडे तो ऐसे ही होता है ना, जितना ज्यादा अगर जो सो रहा है उतना ज्यादा संडे का आनंद मिल रहा है। यहाँ पे लगेगा तो लिख लेना, ये जो मॉम है वो स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर किस किस केस में कौन कौन स्ट्रेंजर है, आपको जब आप लिख लेना तो आपको और क्लैरिटी होगी रिवाइज करते वक्त। यहाँ पे लाली स्ट्रेंजर थी पहले वाले केस में, क्योंकि लाली के पिताजी और लाला के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। देन यहाँ पे बच्चा स्ट्रेंजर है। ये हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ। विराज लिखा, प्रतीक लिख रहा हूँ। अभी भी लिख रहे हो? अभी आज आज फास्ट नहीं लिख रहे हो? आज नींद नहीं हुई क्या? ये आज पेन हाँ बदल हो लिए? गया। नहीं नहीं हो गया। सेकंड पार्ट, यहाँ पे वो दोनों चीजों को हाईलाइट करना कि पहले वाले केस में सूट कर सकते थे, दूसरे वाले केस में नहीं कर सकते थे। सही बीच बीच में लेक्चर में मल्टीटास्किंग करती है। थोड़ा मुझसे यहाँ पे लेक्चर देख लिया, थोड़ा दोस्तों से बात कर ली, थोड़ा बीच में किसी का कुछ काम कर लिया, थोड़े हॉस्टल की रूम ठीक ठाक कर ली। वो हेडलाइन के नीचे लिखना, फैमिली सेटलमेंट वाला ये हेडलाइन है ना, उसके नीचे लिखना, ये हेडलाइन पहले डालना। हाँ ये वाला, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट राइटिंग में होना चाहिए, और मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दोनों चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पॉइंट्स लिखना। चलो आगे बढ़ते, इसमें लिखने को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हेडलाइन डाल देना, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ए नाम का एक आदमी रहता है, उसके कई शॉप्स रहते हैं, दुकान रहते हैं। तो वो क्या करता है, शॉप्स जो होते हैं वो रेंट पे देता है और उन शॉप ओनर्स के साथ रेंट अग्रीमेंट बना के लेता है। ठीक है, मतलब बाद में लिखना, पहले देख लेना। तो ए आदमी रहता है, वो बहुत सारे उसके बहुत प्रॉपर्टी रहती है, दुकानें रहते हैं। तर ते जे दुकान आहेत त्यांचे जे तो जे काही लोकांना रेंटवर देतो, तर जे टेनंट्स असतात त्यांच्यासोबत तो रेंट अग्रीमेंट बनवतो की तुम्ही 10-11 महिन्याचं जेवढं पण रेंट अग्रीमेंट असतं की तुम्ही मला दर महिन्याला 10,000 रुपये देणार. पी नावाचा एक व्यक्ती असतो ज्याच्याकडनं या ए ने खूप काही लोन घेतलेलं असतं, खूप खूप वर्ष आधी लोन घेतलं असतं. आता ते बीला लोन पैशांची गरज असते, तर बी पैसे मागायला एकडे येतो. तर ए काय म्हणतो की एक काम कर ना, मला जे रेंट येत आहे ना, ते पण मला भाडं येतं, तेच तू घेऊन टाक. एकच झालं, मी तुला पैसे देणं काय आणि तू भाडं घेणं काय. मग मी असं तुला लिहून देतो, तुला मी एका याच्यावरती लिहून देतो की हे जे रेंट अग्रीमेंटचे जे राईट्स आहे, जे पण रेंट अग्रीमेंट रेंट जे येणार आहे ते सगळं तुला भेटेल फॉर 2 years. उन्होंने ऐसा आपस में डिसाइड कर लिया कि 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए जितना भी रेंट आएगा वो तेरे पास आएगा। तो जो भी रेंट राइट्स है रेंट अग्रीमेंट के, वो मैं तुझे देता हूँ। मतलब अगर किसी ने रेंट नहीं दिया या कोई छोड़ के गया तो दूसरा रेंटर ढूंढने का, टेनेंट ढूंढने का, वो सब राइट्स जो होते हैं वो बी को देता है। शॉप शॉप्स जो होते हैं उसमें से एक टेनेंट होता है जो 1 साल हो गया रेंट ही नहीं दे रहा था। तो बी क्या करता है, बी उस टेनेंट पे केस फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, अग्रीमेंट किसके बीच में था, शॉप के, जो शॉप रेंट पे थे उनके टेनेंट और ओनर के बीच में, उनके बीच में अग्रीमेंट था। बट ए ने क्या किया, उसके जो राइट से बी को दे दिए, तो बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट स्टिल वो केस फाइल कर सकता है अगर उसको रेंट नहीं मिला तो, क्योंकि उसके पास उसके राइट्स मिले हुए हैं। आया समझ में? लिखो। तो असाइनमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिशियरी में क्या होता है कि एक इंसान जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट उसको बेनिफिट मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से और ये पहले ही एक्नॉलेज हो रहा है, बेनिफिट या फिर असाइनमेंट हो रहा है उसको किसी भी चीज का, देन उसके पास वो राइट्स आ जाते हैं। यहाँ पे बी कौन है, बी बेनिफिशियरी है। आपने ये बहुत बहुत कॉमन है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत जगह पे यूज होता है, आपने देखा रहेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना कुछ प्रोविजन की जाती है कि जब तक मैं सपोज कोई जा रहा है, यूके जा रहा है पर आगे काम काज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखते हैं कि अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ 2-3 साल के लिए, बट जो भी काम काज रहेगा वो मेरी बीवी देखेगी। वो राइट्स देके जाते हैं उसको। इवन इफ वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में थे, बीवी नहीं थी, बट बीवी के पास राइट्स आ जाते हैं, फिर वो बाकी सब चीजें कर सकती है। पावर ऑफ अटर्नी पता रहेगा ना, आपने पिक्चर में देखा रहेगा, बहुत सारे सीरियल्स, मराठी सीरियल में तो बहुत कॉमन है ये वाली स्टोरी लाती ही है। वो प्रॉपर्टी लेनी होती है, वो पावर अटर्नी लेती है सामने वाले से, तो वही बात होती है। एक बार हो जाए तो बताना। हो गया।
हो गया। तो असाइनमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल अपने इसमें पार्टनरशिप एक्ट जो दीदी मैम ने पढ़ाया आपको, उसमें आपने कंसेप्ट देखा रहेगा एस्टोपेल का, जिसमें ऐसा होता है कि अगर तुम किसी फर्म के पार्टनर बनने का एक्ट कर रहे हो या किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, और ऐसा बताने के बाद उस सामने वाले इंसान ने आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ ट्रांजेक्शन्स की है, देन आप उस ट्रांजेक्शन के लिए लायबल हो जाते हो। एस्टोपेल देखा रहेगा ना आपने, व्हेन थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ टू बी द एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी और ही इज अ पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी, देन वो सामने वाले इंसान को जिसको एक्नॉलेज किया उसके लिए लायबल हो जाता है। इसको बोलते हैं एस्टोपेल वाला कंसेप्ट, आपने पढ़ा रहेगा ये पार्टनरशिप पैटर्न। ये वही बात है कि यहाँ पे हुआ ऐसा है, वीर नाम का आदमी रहता है, वो राजू को बोलता है कि राजू मैं ना थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी मुझे ना मेहता जी को पैसे देने हैं, तो एक काम कर, तू ये 10 लाख रुपए ले और मेहता जी को दे दे। तो राजू क्या करता है, मेहता जी को मैसेज करता है, फोन करता है, जो भी है, और बोलता है कि वीर ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं जो मुझे आपको देने हैं। तो फिर वो ऐसे बोलता है और बोलता है मैं आपके पास आपको पैसे देने आऊंगा 2 दिन बाद, वो आता ही नहीं है। तो वो मेहता जी बहुत कॉल करते हैं उसको पैसा देने के लिए, वो आता ही नहीं है। वो वीर भी तो बाहर होता है, बाहर गाँव रहता है। तो मेहता जी क्या करते हैं, कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं कि मुझे राजू ने पैसे नहीं दिए। तो राजू बोलता है काय के पैसे, मैंने इनके साथ कुछ कांटेक्ट ही नहीं किया है। तो कोर्ट बोलता है बट तूने एक्नॉलेज किया ना, तूने खुद जाके मेहता जी को बोला कि तू उनके राजवीर के पैसे उनके हाफ पे बिहाफ ऑफ हिम यू आर होल्डिंग द मनी। वीर जो 10 लाख रुपए मेहता जी को देने वाला था वो तेरे पास है, तूने खुद जाके बताया है, एक्नॉलेज किया है। अभी तू लीगली बाउंड है उनको पैसा देना, और मेहता जी तुझ पे पूरी तरह से केस फाइल कर सकते हैं। तो इफ समवन acknowledges other that he is the agent of the third party, then he is legally bound to the person whom he is acknowledging. तो यहाँ पे वीर और राजू इन दोनों के बीच में बात चली थी, मेहता जी वाज द थर्ड पर्सन, बट स्टिल ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट राजू। लिखो। वो लाइन एस्टोपेल का पहले ये भी लिखना, हेडलाइन भी लिखना। When the promisor by his conduct acknowledges himself as the agent of third party, it will result in binding obligation towards the third party. राजू ने इन्फॉर्म किया था ना कि मैं आपको पैसा देने वाला हूँ, वो लीगली बाइंड हो गया। क्या? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर यू जोकिंग और व्हाट? अभी 2-3 लेक्चर होने के बाद तुम पूछ रहे हो कौन चैप्टर का नाम क्या है? यू वेरंट देयर इन लेक्चर। कॉन्ट्रैक्ट 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 इतने टाइम से वही पढ़ा रही हो और आप पूछ रहे हो चैप्टर का नाम क्या है? तो जो क्रैक करने के लिए पूछ रहे हो या सच में पता नहीं था? दोस्तों से नहीं पूछा चैप्टर कौन सा चल रहा है पहले?
लिखा है इतना, आगे बढ़े। Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय एन एजेंट। स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंट एंटर करता है प्रिंसिपल के नाम पे, एजेंट जो और एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो एजेंट जो होता है वो लीगली बाइंड हो जाता है। प्रशांत जो होता है वो अभिनव को एजेंट बनाता है और बोलता है मेरा घर बेचना। अभिनव जो होता है वो तरुण को घर बेच देता है। तो जो प्रशांत जो होता है वो अभी उसके एजेंट, अभिनव से पैसा तो वापस लेगा ही ना घर बेचने का। तो यही बात है, वो अगर एजेंट ने अपने अथॉरिटी के अंडर एक्ट किया हो, प्रिंसिपल के नाम पे एक्ट किया हो, तो एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के लिए बाइंड हो जाता है। तो जैसे अभी मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ और मुझे कुछ गुड्स बेचने होते हैं, मार्केटिंग करनी होती है, तो मैं 4 एजेंट रख देती हूँ कि तुम लोग क्या करो, तुम मेरे ये गुड्स जो है, कॉस्मेटिक्स जो है जाके बेचो। ये जो कॉस्मेटिक है वो मिनिमम 100 रुपए में और मैक्सिमम 150 रुपए में आप बेच सकते हो। आप पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग करके बेचो। और मैं हर किसी को 10-10 बॉक्स ऑफ कॉस्मेटिक्स दे देती हूँ। सिर्फ 5 एजेंट रखती हूँ मैं। वो लोग जाके कॉस्मेटिक बेच के आते हैं। अभी वो उन्होंने कॉस्मेटिक किसको बेची है, थर्ड पर्सन को बेची है, और थर्ड पर्सन ने क्या दिया है, उनको पैसा दिया है। तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, राइट। मैं यहाँ पे कौन हूँ, मैं स्ट्रेंजर हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ है, बाय एंड सेल वहां पे हुआ है, एजेंट और कस्टमर्स के बीच में। बट स्टिल आई हैव फुल राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द एजेंट्स। वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, पैसा उनके पास आया है, बट पैसा मेरा है ना आखिर में। और उन्होंने मेरे अथॉरिटी के अंदर एक्ट किया। उन्होंने मुझे मिनिमम 100 रुपए में मैक्सिमम 150 रुपए में ही बेचा है और मेरे नाम पे बेचा है। ये संस्कृति मैम के कॉस्मेटिक्स है, इस नाम पे उन्होंने वो सब चीजें बेची है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वो जो सब ये जो है ना अपना कॉस्मेटिक्स जो है वो 80 रुपीज में ही बेच के आते हैं, सिचुएशन अलग थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मुझे लॉस किया है। तभी वो लॉस के लिए मैं बाइंड नहीं हूँ, मैं उनसे मिनिमम 100 रुपए ही लूंगी। मैं उनको बोलूंगी तुमने 80 रुपए में क्यों बेचे, मैंने आपको बोला था 100 रुपए में बेचने के लिए। तो वहां पे मैं लीगली बाउंड नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी के अंदर एक्ट नहीं किया है। आ रहा है समझ में। सामने वाला अगर कस्टमर आके मुझे बोले कि वहां पे उस एक इंसान को उन्होंने 80 रुपए में दिया है, हमको 100 रुपए में दिया है, ऐसा कैसा भेदभाव किया, तो वहां पे मैं लीगली बाउंड नहीं रहेंगी। इवन कस्टमर्स मुझे बोलेंगे आपको हमारे 20 रुपए वापस देने पड़ेंगे, हमको भी 80 रुपए में कॉस्मेटिक चाहिए। तो मैं एजेंट को बोलूंगी एजेंट तू देख ले, तूने 80 रुपए में बेचा है, मैं क्यों तेरा लॉस ये सहन करूं। मैं तुझे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुझे 100 रुपए में ही बेचना है मिनिमम। तूने अपने अथॉरिटी के अंडर काम नहीं किया है, तो तूने एक्सेस ऑफ अथॉरिटी काम किया। जो भी एक्सेस ऑफ अथॉरिटी तूने काम किया और जो भी उससे कॉन्सिक्वेंसेस है तू फेस करेगा इंडिविजुअली, वो मुझ पे नहीं आएंगे। समझा। तो लिखो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। उसका पहला पॉइंट, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इफ agent acted within its authority and in the name of principal. लिखा। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट Yes, पॉइंट miss. इसका,
कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, लिखो पॉइंट, फिर बताती हूँ क्या लिखना है। पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको डायग्राम के साथ ही पढ़ना। देखो सबसे बड़ी केस स्टडी बनाई है मैंने इसकी, ठीक है। ओके, तो राजा नाम का आदमी है, बेचारा बहुत गरीब था, उसने बहुत मेहनत करके, लोगों की मजदूरी करके पैसा जमा किया, फिर उसने एक लैंड खरीदी, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी उसने, बहुत बड़ी खरीदी। फिर उसने उसको क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सों में अपना घर बनाया, जो ब्राउन वाला पार्ट है ना वो घर है, घर बनाया। और 3 हिस्से जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए रखे। उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं जब छोटा था तब मेरे मॉम डैड का सपना था कि मैं बड़ी सी खेती लूं और उसके बीच में घर बनाऊं, तो मैं ये जो खेती है ना वो हमेशा करूंगा। मैं इस जो 3 पार्ट है ना खेती के, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं उसको घर, एक ही घर में रहूंगा, एक ही पार्ट यूज करूंगा, जो ब्राउन पार्ट है वही यूज करूंगा, बाकी तीनों जो पार्ट्स है ना वो वैसे ही रहेंगे, मेरे बेटे आए, मेरे पोते आए, कुछ भी आए, क्योंकि मेरा वो सपना था कि मुझे ऐसी बड़ी सी खेत चाहिए, और मेरे मॉम डैड का भी वही सपना था। हम सब इस सपने को आगे तक लेके जाएंगे, कि बीवी के साथ वो बोल रहा था जस्ट। तो क्या होता है, उसका बच्चा आता है, सक्सेसर होता है गोलू, ठीक है। गोलू नाम का उसका बेटा होता है, एक उनका एक बेटा होता है, वो उसको आगे जाके पढ़ाई करनी होती है, फॉरेन जाना होता है। तो राजा को एकदम पत्थर दिल होके अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, लैंड और ये घर। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे को पैसा लगाना होता है, ठीक है। तो फिर राजा क्या करता है, अभी बीवी बोलती है बट आपका तो इतना सपना था, आपको ये जो खेत है आपने इतने सपनों से देखा था कि इसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। फिर राजा क्या बोलता है, राजा मेहता जी को ढूंढता है, मेहता जी को वो लैंड बेच देता है, पूरी प्रॉपर्टी बेचता है, और मेहता जी को एक कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है, मेरा जो खेत है ना, ग्रीन पार्ट है ना, प्लीज कभी डिस्ट्रॉय मत करना, उसको वैसा का वैसा रहने देना, उस पे रिकंस्ट्रक्शन मत करना, उस पे कभी पार्क मत बनाना, उस पे कभी घर मत बनाना। अगर आपको कुछ भी करना है तो सिर्फ ब्राउन पार्ट पे करना, जो ग्रीन पार्ट है, खेती जो है, उसको कभी कुछ होने मत दो। घर को जो करना है कर लो, तोड़ लो, बार बना लो, पार्क बना लो, कुछ भी कर लो, बट खेत को वैसे के वैसे रहने दो। तो मेहता बोलता है यार अभी तू ऐसा बोल रहा है, चल कोई बात नहीं, मुझे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है सिटी में, मुझे क्या फिर टेंशन है। तो मेहता बोलता है ठीक है मैं ले लेता हूँ। फिर मेहता के पास वो लैंड आ जाती है। कुछ दिन बाद मेहता को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मेहता क्या करता है, वो लैंड बेच देता है जेंट्स को। किसको बेच देता है, जेंट्स को। तो जेंट्स को जब वो बेचता है तो जेंट्स को पता नहीं होता है, वो तो क्या घाई घाई में बेच देता है उसको, ये ले प्रॉपर्टी और यहाँ पे उसने बेच दी। जेंट्स को कुछ पता नहीं होता है कि ये कोवेनेंट है या नहीं है, लाइक कंडीशन है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जो खेत जो होती है उसको तोड़ना शुरू करते हैं, उसको पार्क में कन्वर्ट करना होता है उनको, बड़ा सा एडवेंचर पार्क, पैसा कमाने के लिए। तो ये जो बात है ना ये गोलू को पता चलती है। गोलू कौन है, जिसने प्रॉपर्टी बेची थी ना, राजा, उसका बेटा है। अब राजा तो मर गया, बचा कौन है, गोलू। गोलू को पता चलता है अरे मेरे पापा ने जो पहले मेरे पढ़ाई के लिए जो लैंड बेची थी, उन्होंने कंडीशन डाली थी, तभी भी ये लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस पर पार्क बना रहे हैं। तो गोलू क्या करता है, सूट फाइल करता है, किसके अगेंस्ट, जेंट्स के अगेंस्ट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बात जाती है कोर्ट में। तो जैन आर्ग्यू करते हैं कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था जब ये कंडीशन बनी थी। और गोलू कहाँ से आ गया, गोलू तो उसका बेटा है, अगर राजा खुद जगह था तो बात अलग थी। कोर्ट ऐसा कहता है, जब इनिशियली जब लैंड बेची जाती है, यहाँ पे सिर्फ लैंड की बात हो रही थी, कि पूरा कंसेप्ट लैंड के ऊपर है,
लैंड जब बेची जाती है विद कोवेनेंट मतलब कंडीशन के साथ बेची जाती है कि तुम कुछ भी कंडीशन हो। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि तुम स्पेसिफिक लैंड जो है, खेत जो है, उसको तोड़ नहीं सकती, ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन आखिर तक चलती रहेगी, कितने भी उसके ओनर्स बदले और कितने भी सक्सेसर्स बदले। सक्सेसर मतलब क्या? गोलू। गोलू का अगर बच्चा हुआ चोमू, तो चोमू भी केस फाइल कर सकता है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओरिजिनल ओनर कौन था? राजा था। पर उनके जो भी सक्सेसर्स रहेंगे, सक्सेसर मतलब पता होता है ना, मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, ये सक्सेसर्स हो गए। हमारे बाद हमारा खून का रिश्ता वाले कौन लोग हैं? वो सब होते सक्सेसर्स। तो वो सब उसके ऊपर, वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बन जाते हैं, और जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसके ऊपर वो बाइंडिंग होता है। इवन इफ जैन ने किसी और को ये कॉन्ट्रैक्ट लैंड बेच दी, जैन ने सपोज ये लैंड बेच दी अंबानी को, और गोलू का बच्चा आ गया चोमू, तो चोमू भी अंबानी पे केस फाइल कर सकता है अगर उन्होंने खेत को तोड़ा तो। इवन इफ वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, बट लॉ ऐसा कहता है कि सक्सेसर्स ऑफ द ओरिजिनल ओनर, राजा के जो भी सक्सेसर्स है वो, और प्रॉपर्टी के जो भी बायर रहेंगे वो, उन सबको ये जो इनिशियल कंडीशन है, कोवेनेंट है, वो लागू होगा। आया समझ में? कुछ डाउट है इसमें? तो कंडीशन, Yes. कोवेनेंट मतलब कंडीशन। चलो लिखो, चार्ट बनाओ, तुम कर करके अपने मोबाइल से बना लेना, मैं पूरा दिखाया हुआ है। हो गया, हो गया ना सबका लिखा? पक्का है तो स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में उसको कॉपी कर लेना। हो गया। अभी हम इतने फर्स्ट लेक्चर से ये पढ़ रहे थे कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट बनने के लिए कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ बिकम्स एन कॉन्ट्रैक्ट। हम ये बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बट ऐसे भी कुछ केसेस है, इवन इफ कंसिडरेशन नहीं हो तभी भी वो अग्रीमेंट बन सकते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट, बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट ये भी हो सकता है किन केसेस में? स्पेसिफिकली लॉ ने बताया हुआ है, इन 7 केसेस में कंसिडरेशन नहीं हो तो भी अग्रीमेंट बन सकता है।